I secured a 100 percentile in JEE Mains 2026 January session. I joined the Quizzer test series. The test series was very relevant and covered everything in a lot of depth. The question quality was also very relevant and close to the JEE Main exam level. इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे और रेलेवेंट है. The questions in the test series were very relevant. The papers were very relevant. Extremely relevant. Extremely relevant. Very relevant. Really relevant. Very relevant. Very relevant. 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 हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन. आज हम इंटीग्रेशन का ब्रिज कोर्स कवर करेंगे. आज हम आपको एम्पावर करेंगे. आज हम आपका 11th से 12th का ट्रांजिशन बहुत स्मूथ करने वाले हैं. काफ़ी बच्चों को लगता है अगर 11th के कंसेप्ट्स मिसिंग हैं तो मैं जेई कभी नहीं क्रैक कर पाऊँगा, मैं अपने ड्रीम कॉलेज कभी नहीं जा पाऊँगा, 12th में स्ट्रगल होगा. तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, एक एक लेक्चर इतना थॉट प्रोसेस से डिज़ाइन किया गया है कि आपके अगर कुछ कंसेप्ट मिसिंग भी हैं और ये कोर्स आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो 12th में जाके आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. इस कोर्स में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए जो आपको 12th फिजिक्स में इंपॉर्टेंट यूज़ होंगे. 11th से 12th में जो कंसेप्ट्स यूज़ होंगे वो सब आपको यहाँ पे कवर किए गए. आज हम क्या क्या कवर करेंगे आइए मैं बताता हूँ. आज हम सबसे पहले सीखेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन और उसकी नीड क्या है, करते क्यों है इंटीग्रेशन, वो हम सीखेंगे. फिर हम बेसिक फॉर्मूलाज सीखेंगे और उसके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे. फिर हम x को अगर लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम सीखेंगे. फॉर्मूले में क्या वेरिएशन आएगा वो सीख के फिर हम जाएंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स में इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है वो सीखेंगे. पहले हम काइनेमेटिक्स में, फिर एनएलएम में, फिर वर्क एनर्जी पावर में, फिर हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन कैसे हेल्प करता है, ज्योमेट्री में इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है वो हम सीखेंगे. उसके बाद सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन का एप्लीकेशन देखेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में. ग्लिम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज़ आएगा ये इंटीग्रेशन, उसका एक ग्लिम्स लेंगे. और एक एरोडो का सवाल आपको करा के दिखाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का लेक्चर किसे देखना चाहिए. आज का लेक्चर हर वो बच्चे को देखना चाहिए जो 11th से 12th ट्रांजिशन कर रहे हैं, जिसके सारे कंसेप्ट अच्छे से तैयार थे. वो ये लेक्चर फास्ट करके देख सकता है ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए और 12th में जाने से पहले सारे कंसेप्ट्स आपको रिवाइज हो जाए. और मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखोगे. और अगर किसी बच्चे का कुछ कंसेप्ट मिसिंग है तो उसके लिए ये इतना बेनिफिशियल होगा. हमने बेसिक से कवर कराया है ताकि आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का ब्रिज कोर्स. आ जाओ बच्चों, सबसे पहले तो हम सीखेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं, ये प्रोसेस का मतलब क्या है. ये तो सर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, 12th मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्यों इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है, आइए इसको समझते हैं. बच्चों, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. बच्चों मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ये आपका रास्ता है. आपके रास्ते के हर जगह आपकी स्पीड अलग अलग थी. अब आपको किसी इंस्टेंट पे स्पीड पता करनी, तो यहाँ अलग स्पीड, यहाँ अलग स्पीड, यहाँ अलग स्पीड, यहाँ अलग स्पीड. तो आप क्या करते हो, किसी भी इंस्टेंट पे आपको पता करनी है तो उस इंस्टेंट पे आप एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हो. तो आपने एक छोटा सा पोर्शन लेते हो, यानी आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो उसको छोटे से पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हो. इस इंस्टेंट पे पता करना है तो ये पार्ट, फिर ये पार्ट. तो ऐसे कोई भी चीज़ की स्टडी जब कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उस छोटे से पार्ट की स्टडी करते कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस प्रोसेस को
तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यस, अब इंटीग्रेशन क्या? इंटीग्रेशन इसका ठीक उल्टा है, यानी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उन सबको जोड़ के ऐड करके स्टडी करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इट इज समेशन ऑफ कंटिन्यूअस इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज टू फाइंड द टोटल। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, स्मॉल क्वांटिटीज, उन सबको जोड़ना कंटिन्यूअसली, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। आइए आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा बच्चों। जैसे ये ग्राफ है, इसकी हाइट है 5, बेस है 2, इसका एरिया बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, 5 इंटू 2, यहाँ पे हो गया एरिया 10। अच्छा, अगर आपको ग्राफ में कर्वेचर दे दूँ तो इसके अंदर का एरिया बताइए कौन सा सर? ये देखो, ये ग्राफ है, ग्राफ के नीचे वाला एरिया, इस एरिया को कहेंगे हम एरिया अंडर द कर्व। ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। अब बताओ कैसे बताओगे? ये तो कोई स्टैंडर्ड शेप है ही नहीं, ये ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना ट्रेपेजियम है, ना डिस्क है जो कोई फॉर्मूला याद हो, ये तो रैंडम शेप है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बच्चों कई बार क्या होता है, फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें वेरिएबल होती है। जब भी चीज़ें वेरिएबल होती है फिजिक्स में, तो उसमें इंटीग्रेशन का रोल आ जाता है। ये आपको ध्यान होगा, आपने 11th थोड़ी सी पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा, कोई भी चीज़ वेरिएबल हो जा रही है तो आपको आपके टीचर इंटीग्रेशन का कहते थे। अच्छा ये वेरिएबल है, चलो इंटीग्रेट करो। तो जब भी कोई चीज़ें वेरिएबल हो जाएंगी तो इंटीग्रेट करेंगे हम, उस चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, उन पार्ट्स को फिर इंटीग्रेट करेंगे। आइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसको मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ूंगा। देखिए बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है। ये जो छोटी सी इसकी डिस्टेंस है उसे हमने ले लिया छोटा सा x dx, ठीक है, dx, और ये वाली लेंथ को आप मान लीजिए y। तो यहाँ पे देखिए, इस छोटे से पार्टिकल का एरिया क्या लिखेंगे आप? वो लिखेंगे लेंथ इंटू थिकनेस, तो वो कितना हो गया? y इंटू डी एक्स। तो एरिया हो गया y इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो गया इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया। बहुत वेरिएबल थी चीज़ें, छोटा सा पार्ट लिया, उसका एरिया लिखा। फिर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। ये देखो, एक और ये वाला पार्ट बन गया, एक और ये वाला पार्ट बन गया। तो ऐसे y dx बहुत सारे पार्ट आपके बन गए, समझ गए? ऐसे कितने पार्ट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कितने टुकड़े कर सकते हैं? छोटे छोटे एकदम बहुत ही स्मॉल लेंथ के बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। तो उन सब की ये टर्म जोड़नी पड़ेगी। अब इतनी टर्म्स को ऐड कैसे करें? तो इतनी टर्म्स का जो समीशन होता है उसे ही आप कहते हो इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। और ये चीज़ ग्राफ में क्या बता रही है? एरिया अंडर द कर्व। क्या बता रही है बच्चों? एरिया अंडर द कर्व। समझ गए? क्लियर है बेटा? अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले अब हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज करते हैं और हम इस पे एक एक सवाल करते हैं ताकि आप एकदम मजबूत हो जाए इसमें। आइए, तो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। बेटा लीनियर होता है तो x की पावर 1, क्वाड्रेटिक x स्क्वायर, क्यूबिक x क्यूब। तो देखिए पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1, एक पावर बढ़ जा रही है, डिवाइड बाय n+1। ये फॉर्मूला n-1 के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। n-1 के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो नॉट वैलिड फॉर n-1, ध्यान रखिएगा। और एक +c लगाना ज़रूरी है। जब भी इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। अब मैं आगे जाके इसमें लिमिट्स लगाऊंगा, हायर लिमिट लोअर लिमिट। तो जब बेटा मैं लिमिट्स लगाऊंगा तब आप कांस्टेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया।
अगर अकेला dx है तो उसका इंटीग्रेशन x है, अगर कांस्टेंट इंटू dx है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। 1/x अगर हो यानी x की पावर -1 हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा ln x log बेस e x प्लस c। समझ गए? तो देखिए फर्स्ट का एग्जांपल सिंपल, अगर x dx हो तो x की पावर क्या हो गई 1, तो x की पावर 1 + 1 2/2 प्लस c। सिंपल। अच्छा अगर यहाँ पे √x dx हो तो ये क्या हो गया x की पावर हाफ, x की पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस c। x स्क्वायर dx हो तो ये हो जाएगा x³ 3 प्लस c। समझ गए? बेसिक फॉर्मूला एकदम। आइए e की पावर x एक्सपोनेंशियल e की पावर x का इंटीग्रेशन है e⁻x प्लस c, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस साइन ध्यान रखना है यहाँ पे, साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x और कॉस का इंटीग्रेशन इज प्लस साइन। ठीक है, ध्यान रखना कॉस का डिफरेंशिएशन में माइनस था, कॉस के इंटीग्रेशन में प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले, बट वो आप मैथ्स में डिटेल में जाके करोगे और फिजिक्स में जिस चैप्टर में आता है फॉर्मूला वो आपको सिखा देंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपना। जैसे देखिए ये एक सवाल है, इसको अभी करना है ना। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करिए। तो देखिए 3 कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे, 3 को एज इट इज रखा, x² इंटू dx, तो x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस 4 कांस्टेंट, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, फिर -2 कांस्टेंट, x अकेला है तो x की पावर 2/2 प्लस 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, प्लस c आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसका क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे एज इट इज। यहाँ पे देखिए क्या बना x³ प्लस x की पावर 4 माइनस x² प्लस x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन के नीचे लिखा है वैल्यू लिखी है, इसे आप कहते हो लोअर लिमिट। ठीक है, और जो सर पे सांप के सर पे जो लिखा हुआ है उसे आप कहते हो हायर लिमिट। तो आपने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी, इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डिफाइन कर देना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफाइन कर देना। तो आपने डिफाइन कर दी -1 से +1। तो अब क्या करते हैं ऐसे सवाल में, पहले हम x की जगह हायर लिमिट रखते हैं, फिर हम माइनस करते हैं और x की जगह लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो ऐसे में देखो अगर +c लिखा भी होता तो वो माइनस करते टाइम +c कट जाता। तो इसलिए जब भी लिमिट्स लगाते तो +c लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। आइए जल्दी से करते हैं। तो 1 + 1 - 1 + 1, ये आपने x की जगह 1 रख दिया, माइनस, अब x की जगह -1 रखो, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 की पावर 4 + 1 माइनस x की पावर 2 -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा और एक बाहर माइनस साइन है, प्लस x की जगह ये -1। समझ गए? यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 1 1 2 2 -1 + 1, ये हो गया कितना बेटा 2। यहाँ से ये कट गया -2 और माइनस +2, ये सॉल्व करके बेटा आंसर आ रहा है क्या 4। एक बार जल्दी से चेक कर लो फटाफट से, ये हो गया आपका 2 और यहाँ से ये हो गया आपका -2, 2 + 2, ये आंसर आ गया 4। समझ गए? सिंपल लिमिट्स लगाना सीख गए। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट्स लगाना सिखा रहे। साइन x का पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए जैसा करते हैं। साइन का फॉर्मूला था सर -cos x। अब आप लिमिट्स लगाइए। लिमिट्स देखिए कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2। अब देखिए माइनस साइन से बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, माइनस को आप बाहर पढ़े रहने दीजिए एज इट इज़। अब आप हाइयर लिमिट रखिए, तो cos π/2 यानी 90 डिग्री माइनस cos हाइयर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस की जगह 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, माइनस ऑफ 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, ये बेटा वैल्यू आ गई +1। यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री के लिए कितना आएगा, +1। ठीक है, ये देखो, ये ना हम ग्राफ से इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बेटा ये साइन एक्स का ग्राफ है। अभी आपने देखा 0 से 90 जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमने सीखा है कि ग्राफ का जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन से आता है। यानी 0 से 90 का जो एरिया है वो 1 होता है साइन थीटा के ग्राफ में। और सिमेट्रिसिटी तो 90 से 181, 180 से 271, 270 से 361। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे को इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ, तो मेरे को एरिया याद है ना, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। कैसे, देखो 0 से पाई यानी 0 से 180 यहाँ तक, तो 0 से पाई 1 और 1 कितना हो गया, देखिए 2 हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पाई से 2 पाई, पाई यहाँ से शुरुआत हो रही है, 2 पाई यहाँ, पाई से 2 पाई। देखो ग्राफ नीचे है, नीचे वाले ग्राफ का हम इंटीग्रेशन में नेगेटिव एरिया लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे -1 ये हो जाएगा -2। अगर 0 से 360 कह दे यहाँ से एकदम अंत तक, तो 1 + 1 -1 -1 ये हो जाएगा बेटा 0। इसी तरीके से कॉस थीटा का अगर ग्राफ पे लो तो कॉस थीटा में भी 0 से 90 तक 1 एरिया है, फिर ये 1 ये 1 ये 1। तो आओ जल्दी से इसका आंसर बताओ, 0 से 90 कॉस थीटा कितना होगा बेटा, 1। अगर कोई बोले 0 से 180, 0 से 180 यहाँ पे आएगा, तो 0 से 180 +1 -1 0 हो जाएगा। आप सॉल्व करके चाहो तो देख सकते हो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन रखो, लिमिट्स लगाओ, हाइयर माइनस लोअर करो, आंसर यही आएगा। ये ग्राफ से मेरे को याद होना चाहिए। 0 से 3π/2 हो तो 0 से 3π/2 यानी यहाँ पे, तो देखिए 1 -1 -1 कितना आ जाएगा ये आंसर, -1। समझ गए ना, ऊपर 1 था तो इसको आप लिख सकते थे 1 -1 -1, ये सॉल्व करके आएगा -1। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। अगले सवाल पे चलते हुए, अब अगर x की जगह लीनियर फंक्शन हो, यानी x की जगह ax + b हो, तो आपके फॉर्मूले वही रहते बेटा। x की पावर n का जो फॉर्मूला था वही एज इट इज लागू होगा, साइन x का जो फॉर्मूला था वही एज इट इज लागू होगा। बस इसमें एक एडिशन और करना है आपको, जो x का कोफिशिएंट है बेटा वो डिवीजन में आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस x का कोफिशिएंट डिवीजन में आ जाए, ये बात ध्यान रखिए। तो साइन का इंटीग्रेशन देखिए माइनस कॉस, ये वाली टर्म एज इट इज रही, x का जो कोफिशिएंट है वो बस डिवीजन में आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, x का कोफिशिएंट डिवीजन में आ जाएगा। आइए जैसे देखिए ये सवाल है, तो x की पावर n था, उसी तरीके से इसको आप लिख दीजिए कि पावर 3/3, लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड में रखिएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 1/5 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में 3 × 5 15 लिख सकते थे। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम डिराइव करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आगे जाके चैप्टर्स में आप 12th में भी सीखोगे और फिजिक्स में भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और सिखाएंगे, बस इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर देखिए साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एज इट इज, सबको सेम फॉर्मूला सेम, बस जो x का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी, ये टी के रिस्पेक्ट में है तो टी का कोफिशिएंट डिवीजन में आ जाएगा। समझ गए, सिंपल, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स के किस किस चैप्टर में कैसे कैसे यूज आ रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है, यही काइनेमेटिक्स में बेसिक डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है। तो ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है।
और अभी हमने क्या सीखा था? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहे डिफरेंशिएशन में, तो नीचे से ऊपर जाएंगे इंटीग्रेशन। एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन देगा डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से। ये इनिशियल से फाइनल लिमिट जरूर लगाएंगे। फिर इसके बाद बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से। वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा या फिर चेंज इन पोजीशन आ जाएगी, है ना। इसे आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं या चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं। अच्छा, कोई बोले डिस्टेंस बताओ कैसे आएगा? तो डिस्टेंस बेटा स्पीड के इंटीग्रेशन से आएगा। डिस्टेंस आपका स्पीड के इंटीग्रेशन से आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से आएगा। डिस्टेंस आपकी स्पीड के इंटीग्रेशन से आएगी। कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे फटाफट से। ये देखो एक सवाल, एक्सीलरेशन का आपको फंक्शन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। बहुत कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे यूज ही नहीं करते। बेटा प्लीज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे और इनिशियल गिवन है, तो इसका ध्यान रखना। फिर आपको पूछा है फाइनल वेलोसिटी बताइए जब टाइम 2 सेकेंड था। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू ए डी टी। डेल्टा वी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सीलरेशन का फंक्शन 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt। देखिए 3 एज इट इज, जैसे x स्क्वायर का किया था ना, वैसे यहाँ पे x की जगह बस t है, फॉर्मूला सेम लगेगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर n+1 2+1 3/3 प्लस t अकेला है तो पावर 1, तो t की पावर 1+1 2/2 प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। इसको देखिए आगे और कैसे सॉल्व करेंगे। v फाइनल माइनस v इनिशियल हो गया t³ प्लस t² प्लस 2t। यस, अब देखो आपको लिमिट्स भी दी है। तो इनिशियल मतलब शुरुआत थी टाइम 0 से, फाइनल मतलब आपको 2 सेकेंड इज द हायर लिमिट, तो 0 से लेके 2 सेकेंड्स। देखिए 8 प्लस 4, टाइम की जगह 2 रख दीजिए, हायर लिमिट की वैल्यू रखिए बेटा, टाइम 2 2 जा 4, तो 8 और 8 ये हो गया 16, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही हो गई। यस, v फाइनल माइनस v इनिशियल कितनी है 2, तो इसको सॉल्व करिए तो v फाइनल देखिए आ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है। अगला सवाल सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पूछी। क्या पूछा देखिए, वेलोसिटी और पोजीशन का फंक्शन पूछा है टाइम के साथ। आप सोचा टाइम के साथ फंक्शन बता दीजिए। फंक्शन जब भी बताएंगे ना, तो आप बेटा जब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स क्या ले लेना, आप 0 से लेके t ले लेना, है ना। वेरिएबल रखना टाइम को, क्योंकि आपको फंक्शन बनाना है ना, तो इसलिए टाइम को t ही रहने दीजिएगा। आइए अब जल्दी से एक्सेलरेशन की वैल्यू रखिए फटाफट। 0 से t 4t माइनस 30 dt। यस, तो देखिए 4 कांस्टेंट एज इट इज, t dt का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, ये हो जाएगा t²/2 माइनस 30 dt का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 30 × t। समझ गए? आ जाओ, लिमिट्स लगा दिए तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका फंक्शन आ गया, सिंपल। बस यहाँ पे v इनिशियल भी लिखिएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल दिया क्या, देखो दिया, v इनिशियल दिया 3, तो -3। तो यहाँ से वेलोसिटी का देखिए फंक्शन आता हुआ, v फाइनल इक्वल टू 3 को उधर भेज दीजिए, 3 प्लस
यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2t² माइनस 30t। ये आपका फाइनल वेलोसिटी का फंक्शन आ रहा है, ये देखिए। तो ये आपका एक हिस्सा सॉल्व हो गया। अब बोला पोजीशन का फंक्शन बताइए, तो आप वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तब पोजीशन आएगी। देखिए डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो आपका देखिए v क्या है, 3 + 2t² माइनस 30t, 3 + 2t² माइनस 30t इंटू dt। बच्चों जल्दी से इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से सॉल्व करो और फिर मेरे आंसर से मैच करना आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 3 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t² का इंटीग्रेशन t³/3, t अकेला है तो t²/2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दी थी क्या कुछ, जल्दी से देखो। हाँ इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया था, तो चेंज इन पोजीशन है ना हमारी, तो माइनस ऑफ ये हो गया -3, तो ये +3 हो गया बेटा, इक्वल टू 3t + 2t³/3 माइनस 15t²। अब इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो फाइनली आपका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो x लिखा है, तो आप x भी लिख सकते हैं, इसको x के टर्म में लिख दीजिए। x कोऑर्डिनेट फाइनली फंक्शन आ गया उसका टाइम के साथ, ये रहा। यस बताओ जल्दी से, मैच किया आपका आंसर है ना, ये फाइनल आंसर आपका आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का टाइम के साथ, पोजीशन कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ फंक्शन आया, और यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन आया था। एक और इंटीग्रेशन है वो भी देख लेते हैं, जब आपका टाइम नहीं है। देखिए जब टाइम नहीं है तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है v dv/dx। एक्सेलरेशन का ये एक फॉर्मूला होता है v dv/dx। ठीक है बच्चे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब भी टाइम होगा तो dv/dt का यूज करते हैं, टाइम नहीं है ना तो इसका यूज करेंगे। देखिए कैसे, एक्सेलरेशन का आपको x के साथ रिलेशन दिया, आपसे क्या दिया, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल डिस्टेंस और इनिशियल स्पीड दी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यहां पे रख दीजिए, ये रहा। अब देखिए बेसिक टेंडेंसी है हमारी, हम सेम वेरिएबल को एक साथ रखते हैं, तो dx में x आ रहा है, उधर x² है, तो उसकी तरफ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको देखिए क्या मिला, v dv = x² dx। अब आपको dv dx निकालने होते हैं, हटाने होते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। इंटीग्रेट करते हैं ना तो ये dv dx ये हट जाते हैं, ठीक है। तो v dv का इंटीग्रेशन हो गया v²/2, x² dx का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। लिमिट्स लगाना ना भूलिएगा, लिमिट अगर आपने भूल गए तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, लिमिट लगाना ना भूलिएगा। इनिशियली देखो दोनों की लिमिट क्या थी, 0 0, और आपसे पूछा है रिलेशन बताइए, तो फाइनल लिमिट वेरिएबल ही रखिए, इसको लिखिए x, इसको लिखिए v। तो सिंपली आप देखिए आपका आंसर यही आ गया बस। तो इसका सॉल्व करिए, तो v क्या आ गया आपका, यहां से सॉल्व करके v देखिए क्या आ गया, 2/3 x³ का होल रूट। समझ गए बेटा, सिंपल। तो ये एक तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। ऐसे और भी काइनेमेटिक्स में बहुत सवाल थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करिएगा और ये अच्छे से सीख के जाइएगा 12th में जाने से पहले। अब देखिए ग्राफ में बात करें तो अभी हमने सीखा था इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया क्या बताएगा, तो एरिया बेटा इसका क्या बताएगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बताएगा, a dt।
अभी हमने सीखा ये क्या था, ये था चेंज इन वेलोसिटी, यानी इस ग्राफ का एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, तो इसका एरिया आपको क्या देगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट बेटा। ध्यान रखेंगे ये छोटी छोटी बातें। जैसे एक सवाल है, एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, भूलिएगा मत, ये बार बार स्ट्रेस दे रहे इस पे, इनिशियल वेलोसिटी दी, फाइनल वेलोसिटी पूछी 10 सेकेंड। तो देखिए आपका ये पूरा एरिया आपको निकालना है। इसको बच्चे दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना के फिर रेक्टेंगल बना के कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये वाली लेंथ है 2, ये वाली लेंथ है 4 और ये लेंथ है 10। ठीक है, ट्रेपेजियम मिल गया। अब एरिया अंडर द कर्व निकालना है हमको, यानी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितनी हो गई, 2 + 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 10। ठीक है बच्चे, तो जिसको भी नहीं आता है ना वो ट्रेपेजियम का एरिया जरूर याद कर लेना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इंटू उनके बीच की दूरी। तो ये देखिए क्या आ गया, हाफ इंटू 6 इंटू 10, ये आ गया 30। अब ये एरिया क्या देगा, एक्सीलरेशन का एरिया, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल दिया था 2, ये हो गया 30। तो v फाइनल यहाँ से क्या आ गया, 32 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। कमेंट करके बताओ कितने बच्चों का सही सही आ रहा है। ठीक है, मेरे से पहले आना चाहिए। एनएलएम में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में इंटीग्रेशन कहाँ पे है, देखो मोमेंटम का p बेटा आपका मोमेंटम है, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन बच्चे फोर्स होता था, और फोर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद रखिएगा मोमेंटम। और अगर आप लिमिट्स लगाएंगे तो वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। यानी आपका एनएलएम की ये एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, यानी फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के साथ क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। जैसे देखिए एक आपको ग्राफ दिया है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। फोर्स और टाइम का ग्राफ देखते से आपको समझ आ जाना चाहिए, फोर्स का इंटीग्रेशन, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे देखिए इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, 200 बाय 200, और इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन। और अभी हमने देखा फोर्स का इंटीग्रेशन क्या है, मोमेंटम। तो इसीलिए इसको आप चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर दीजिए। इनिशियल दिया है क्या, देखिए इनिशियल दिया है m इंटू वी 10, तो p फाइनल माइनस 10 इक्वल टू 100, तो p फाइनल आपको मिल गया 110। ये मोमेंटम आ गया फाइनल। पूछा क्या, वेलोसिटी बताओ। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, तो इसको लिख दो m इंटू वी फाइनल। यस, तो यहाँ से v फाइनल आपको मिल गया। v फाइनल क्या मिला बच्चे, 110/5, काटिए 2 जा 2 जा, तो आपका 22 मिल गया। ठीक है, ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसे आपके छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन से पहले डर लगता था तो आप ये सवाल अपने ऐसे ही नुकसान कर देंगे मार्क्स का। तो इसलिए आपको 12th में जाने से पहले मजबूत बनाया जा रहा है कि 11वीं अगर वेस्ट भी हो गई है तो भी आपको 12th में कमी नहीं फील होगी। आपको इन दिनों में हर चीज़ का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा बेसिक लेवल पे, ताकि आपको 12th में ऐसा ना लगे मेरे को तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं था। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये कब, जब फोर्स कांस्टेंट है। जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तो
जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तो वेरिएबल सुनते से ही ना मेरे को याद आ जाता है इंटीग्रेशन। अच्छा, वेरिएबल इंटीग्रेशन, तो फोर्स जब वेरिएबल है तो वर्क डन हम इस तरीके से निकालते हैं, ये है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। और ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर में ऐसे लिखते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। समझ गए है ना? आओ एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे से पहले आंसर लेके आना। आ जाए तो कमेंट में देके बताना कि आ गया सर। यहाँ पे आ जाइए, फोर्स देखिए क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, कोऑर्डिनेट के साथ आपको दिए। एक पार्टिकल को इन कोऑर्डिनेट से इन कोऑर्डिनेट्स में लेके गए, इस फोर्स का वर्क डन बताइए। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, तो वेरिएबल हो गया, तो वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब बेटा यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट है, आपको थोड़ा सा याद होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, डीएस वेक्टर मैंने वहां पे लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, तो आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, तो डी एक्स इंटू एक्स, एक्स डी एक्स। उसी तरीके से देखो जे में वाई डी वाई, उसी तरीके से देखो जेड में के कैप में जेड डी जेड। सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा, x अकेला है ना, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर जैसे x का क्या है वैसे ही y का करेंगे और वैसे ही z का कर देंगे, बस x का लिमिट लगाइए। तो x पे x कोऑर्डिनेट की लिमिट लगेगी, x कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 0 से 1, तो ये 0 से 1। y कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 1 से 2, और z कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 2 से 2 है। तो आप देखिए z में सेम लिमिट है, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो सर ने कैसे लगाई, 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी 2, और वर्क डन का यूनिट है जूल। तो ये आपका वर्क डन भी निकाल लिया आपने। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ज्योमेट्री इंटीग्रेशन ज्योमेट्री में कैसे यूज होता है। डिस्क आपके सामने है, डिस्क का एरिया मैं आपसे पूछूं तो आप सबको पता है, बचपन से पता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको इसका डेरिवेशन पता है? क्या आप इस एरिया को डिराइव करके दे सकते हो? देखो मैं बताता हूँ इंटीग्रेशन से। ये जो डिस्क है आप ऐसा सोचते हो कि एक छोटी छोटी रिंग से बनी है। आप x दूरी पे ये जो थिकनेस है छोटी सी dx थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना dx थिकनेस की रिंग मान लीजिए। ऐसी छोटी छोटी रिंग को जोड़ते जाओ तो एक डिस्क बन जाती है। तो ज्योमेट्री में जो छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, डिफरेंशियल एलिमेंट उसे कहते हैं, वो हमने यहाँ पे एक रिंग ली। अब इस रिंग का एरिया लिखते हैं, देखो कैसे। इस रिंग को ना, जैसे इस रिंग को ऐसे कट मारो और पूरा सीधे खींच दो तो आपको ऐसा बनेगा। यस, इसकी पूरी लंबाई बताओ, लेंथ, इसकी लेंथ 2πr, और हमने x माना है तो 2πx, और थिकनेस कितनी है देखिए dx। तो इसका छोटा सा एरिया क्या होगा, स्मॉल एरिया। देखिए क्या आ रहा है वो, लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ कितनी है ये 2πx, थिकनेस dx। अब छोटा सा एरिया लिख दिया एलिमेंट का, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। आप देखिए 2π एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब लिमिट्स लगाएंगे तो इनिशियल से फाइनल, इनिशियली छोटा सा ये पॉइंट होगा, इसका रेडियस 0, फाइनली ये आपकी फाइनल लास्ट रिंग होगी। रिंग ऐसे बड़ी 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 होती जाएगी, इनिशियल रिंग का 0, फाइनल रिंग का रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या बना, देखिए 2 से 2 कट गया, आपका बनाइए πr²। देखो डिराइव कर लिया हमने।
तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। आइए, हमने डिस्क देखा किससे बनी है, रिंग से बनी है। अब हम देखिए अगर रॉड का इंटीग्रेशन बेटा बहुत कॉमन है, जेई मेंस में भी रॉड का इंटीग्रेशन आ सकता है, रॉड का इंटीग्रेशन बहुत कॉमन है, एडवांस में तो आपको आता ही आता है, मेंस में भी आ सकता है, इनफैक्ट नीट के बच्चों को भी कभी कभी देखने को मिलता है रॉड का इंटीग्रेशन। तो रॉड का इंटीग्रेशन पूरा सिखा देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। जब भी रॉड के लिए इंटीग्रेशन की वर्किंग होगी तो रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक्स लेंथ पे आप छोटे सा dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लीजिए। ये आपका छोटा सा एलिमेंट आपने निकाल लिया। इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी लेंथ है dx। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब इसका मास लिखना होता है कई बार, तो L लेंथ, पूरी लेंथ का मास m है। यूनिटरी मेथड लगाइए, तो छोटी सी dx लेंथ का मास क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड L का मास m, तो इसका m/l इंटू dx। समझ गए पक्का। तो देखिए छोटा सा मास जो dm है वो हम ले रहे हैं m/l इंटू dx। अब m/l जो है मास अपॉन लेंथ, इसे आप लैम्डा भी लिखते हो, लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा को क्या लिखा है बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। यस, तो इसको आप लैम्डा dx भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको वेरिएबल डेंसिटी दे देता है, तो डेंसिटी के टर्म में ये वाला आपको यूज करना है। जब कांस्टेंट है डेंसिटी तो ये चलेगा फॉर्मेट। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होगा सर, आओ यूज करना सिखाता हूँ। एक बार डिस्क का भी बता दूं, तो डिस्क का एलिमेंट हम कैसे लेंगे, छोटा सा एलिमेंट। अभी हमने लिया था x लेंथ पे dx थिकनेस की रिंग लेंगे। इसका छोटा सा एरिया कैसे लिखेंगे, dA, वो छोटा सा एरिया लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसकी लेंथ इंटू थिकनेस। ये आपका इसका छोटा सा एरिया हो जाएगा। तो रॉड में बताया एलिमेंट कैसे लेना है, कट करके x पे dx थिकनेस का। डिस्क में एलिमेंट कैसे लेना है, x पे dx थिकनेस की रिंग लेनी है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। और इसका मास कैसे लिखेंगे, तो मास हम कैसे लिखेंगे देखो बताता हूँ। एरिया A का मास m, यहाँ पे मास एरिया से होता है यूनिटरी मेथड, तो छोटा सा एरिया क्या हो गया हमारा dA, तो इसका मास क्या होगा m/a इंटू dA। यानी मास क्या लिखेंगे, छोटा सा मास, एरिया क्या होगा πr² इंटू छोटा सा एरिया 2πx dx। ऐसे आप छोटा सा मास लिख सकते हैं, स्मॉल मास। समझ गए बेटा। और इसी को आप dm लिखेंगे, और मास अपॉन एरिया को यहाँ कहते हैं सरफेस डेंसिटी, तो सिग्मा 2πx dx। ये आपकी सरफेस डेंसिटी हो गई, सिग्मा इंटू 2πx dx। ठीक है, ये आप डिस्क में मास लिखते हैं, डिस्क में एरिया ऐसे लेते हैं, एलिमेंट ऐसे लेते हैं। रॉड में मास ऐसे लिखते हैं, रॉड में एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। ये हमने आपको बताया। अब देखिए सेंटर ऑफ मास रोटेशनल में कैसे यूज होता है वो भी बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास में ये आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर dm अपॉन dm। dm वो छोटा सा मास है, r क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका, वो छोटे से मास का। तो स्मॉल r, जैसे क्या होगा, बड़ी बॉडी होगी ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, उस टुकड़े का मास dm है, उस टुकड़े के सेंटर के कोऑर्डिनेट r है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ सर, एकदम बीच में। वो तब जब यूनिफॉर्म रॉड है। अगर रॉड की डेंसिटी वेरिएबल कर दे, लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिएबल। अब बताइए फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेरिएबल आ गया, मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कैसे लेंगे, x पे dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, अब
इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? आर डी एम अपॉन डी एम, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। डी एम को क्या लिखूं मैं? देखो डी एम को हमने सीखा था, अभी हम लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा जो दिया है वो रख दीजिए, ये हो गया लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। लैम्डा नॉट कॉन्स्टेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वेरिएबल डेंसिटी है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। अब इसकी वैल्यू अब यहां रखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए। ये ओरिजिन मान लीजिए पॉइंट, इससे दूरी कितनी एक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, समझ गए आर। फिर डी एम ये लिखिए पूरा, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स होल अपॉन लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए लैम्डा नॉट कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा नॉट कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। लिमिट क्या होगी एक्स की? स्टार्टिंग से अंत तक, लेंथ अगर इसकी एल मान लो तो लिमिट है 0 से एल, 0 से एल। अब देखिए क्या आंसर आ रहा है, ये इंटीग्रेट होगा एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लगा दीजिए दोनों तरफ, तो क्या आ रहा है बेटा आंसर? देखिए एल क्यूब बाई 3 अपॉन एल स्क्वायर बाई 2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये आएगा 2l बाई 3, यानी ओरिजिन से 2l बाई 3 दूरी पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल डेंसिटी वाले सवाल, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब आगे चलते हैं, रोटेशनल का भी आपको एक सवाल करा देते हैं, एकदम मजबूत बना के भेजेंगे कक्षा 12वीं में। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अगर बहुत सारे पॉइंट मास हो जाए, जिसे आप कंटिन्यूस बॉडी कहते हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है dmr²। ठीक है बच्चे, तो आओ अब सेम सवाल है, एक रॉड है, इसकी वेरिएबल डेंसिटी दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। एक्स दूरी पे एलिमेंट ले लो फटाफट से, इस एलिमेंट का मास क्या लिखोगे? लैम्डा डी एक्स, लैम्डा यहां से उठा के रख दो, ठीक है समझ गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? dmr², dm की वैल्यू रख दी, r², r क्या है? एक्सिस से दूरी, इस बार आपको एक्सिस से दूरी लेनी है, वो हो गई x²। r इज x, एक्सिस से दूरी तो x²। तो देखिए लैम्डा नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या मिला है? x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन गया बेटा आपका? लैम्डा नॉट x की पावर 4/4। और लिमिट देखिए, एक्सिस ओरिजिन है ना, ये पहला 0 फिर l, 0 से l, तो इनिशियल से फाइनल। तो आप देखिए क्या हो गया? लैम्डा नॉट l की पावर 4/4। समझ गए बच्चे? तो ये हमने अभी सवाल किया रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कैसे आएगा। अब आपको छोटा सा ग्लिम्स दे देते हैं कि 12th में इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा। ये देखिए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है, मास की जगह चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, एल लेंथ में टोटल चार्ज Q आपको दे रखा है, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। आपसे बोला है इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। घबराइए मत, बस आपको एक यूज कैसे होगा वो बता रहे, ठीक है। आपको रिलेट कर पाओगे कि जो आज हमने पढ़ा क्या वो आपको काम आएगा कि नहीं, इसलिए। तो अब देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो होता है KQ/R। बस फॉर्मूला देखो और यूज कैसे किया है, सेम काम किया है। x पे dx का एक टुकड़ा लिया है, उस छोटे से एलिमेंट का चार्ज लिया है, जैसे हमने मास लिया था वैसे यहाँ चार्ज लिया है, लैम्डा dx। और पोटेंशियल के फॉर्मूले में KQ/R, उसकी जगह Q ये रखा और डिस्टेंस को रख दिया x। फिर देखिए dq को क्या लिया यहाँ से, लैम्डा dx, यहाँ पे रख दिया, फिर इसको इंटीग्रेट किया।
और इंटीग्रेट देखिए करेंगे ना जब आप, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा, ln x आ जाएगा। फिर लिमिट्स, अब देखिए P पॉइंट से इनिशियल दूरी d दी थी और P पॉइंट से फाइनल दूरी वो d प्लस l हो जाएगी, P से यहाँ तक की दूरी। तो d से d प्लस l आपने लिमिट्स रखी, फिर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ln a माइनस ln b होता है ln a बाई b। इस तरीके से ये पोटेंशियल डिराइव हुआ, यानी जो पढ़ा वो काम आएगा पूरा 100%। अच्छे से इसको सीखिएगा। और एक इरोडो का सवाल मैं आपको यहाँ पे एक दे के जा रहा हूँ आपको, इस पे देखो कैसे इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। 1.68 प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक है, उस पे F फोर्स लगा रहे हैं अल्फा एंगल पे। अल्फा आपको इसमें कांस्टेंट दिया है, लेकिन जो फोर्स है बेटा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, तो वेरिएबल फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स हो गया तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया तो इंटीग्रेशन हो गया। आइए देखिए कैसे। ये इसका एफपीडी है, mg नीचे f sin अल्फा f cos अल्फा। आपसे पूछा है स्पीड बताइए जब ये ब्लॉक जमीन से उठ जाए। तो जब जमीन से उठेगा तो नॉर्मल जीरो करना है, ऊपर नीचे बैलेंस करना है, फोर्स की वैल्यू रखनी है और टाइम निकालना है। ये वो टाइम है जब वो जमीन से उठ जाएगा, इस टाइम पे वेलोसिटी बतानी है। तो अब देखिए एक्सीलरेशन इसके कारण है, तो एक्सीलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू रखी, तो एक्सीलरेशन में देखिए टाइम आ रहा है और आपसे पूछिए वेलोसिटी बताइए, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी कैसे बताएंगे? वेलोसिटी हम बताएंगे इंटीग्रेट करके। तो एक्सीलरेशन को लिखा dv बाई dt, dt को उधर भेज दिया और आपका t dt का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2। लिमिट टाइम की शुरुआत से ब्रेक ऑफ तक, यानी यहाँ तक, तो यहाँ पे टाइम की लिमिट रखी और आपने सॉल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके पूरा सॉल्व कीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे और एरोडो के सवाल कराए जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, एरोडो के सवाल कराए और टफ सवाल कराए। कैसा लगा आज का लेक्चर, सीखने को मिला कि नहीं मिला? डिस्क्रिप्शन में आपको DPP भी मिल जाएगी, मटेरियल भी होगा, सॉल्व कीजिएगा, मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और घबराइएगा मत। अगर 11th में कुछ कमी रह गई तो ये सीरीज़ उस कमी को कुछ हद तक इम्प्रोवाइज करेगी, आपको 12th में मजबूत बनाएगी और आप 12th में जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आपको 11th नहीं आता है। तो बच्चों, सिंसियरली पूरी सीरीज़ को फॉलो करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।